गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इस एक्सरसाइज में कल कर लिए थे। सो दिस इज बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज नंबर 13.1, जिसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.2 पार्ट 2। इससे पहले प्रोबेबिलिटी की दो क्लासेस हो चुकी है, शायद आज तीसरी है। एक क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया है और एक क्लास में अपन ने 13.1 का पार्ट 1 किया है, यानी आधे क्वेश्चंस लगभग किए हैं। अंश क्यों से आ रही है? और इसमें हम 13.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि द सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सरसाइज आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला लगाओ और सीधे आंसर निकालो। 12 से फिर वापस वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 11th में क्या है? ए फेयर डाई इज रोल्ड। एक ही फेयर डाई है, मतलब सैंपल स्पेस 6 का बन जाएगा। एक डाई है तो सैंपल स्पेस कितने का बन जाएगा? 6 का बन जाएगा। इवेंट्स गिवन है, जैसे ई में ये आउटकम्स हैं, एफ में ये आउटकम्स हैं, जी में ये आउटकम्स हैं। ऐसे कुछ इवेंट्स अलग अलग डिफाइन कर दिए गए। अब आपको अलग अलग चीजें चाहिए, जैसे कि ई ऑन एफ, जैसे कि एफ ऑन ई, जैसे कि ई ऑन जी, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इनकी जो सामग्री है वो आप पहले ही सोच लो और पहले ही निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल ई ऑन एफ निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा, तो आप ई और एफ का इंटरसेक्शन पहले से करके रखो। फिर उसके बाद ई ऑन जी के लिए आपको ई और जी का भी चाहिए होगा। ठीक है, और उसके बाद बताओ एफ और जी का चाहिए होगा क्या, ये चेक करो। एफ और जी का भी चाहिए होगा, क्योंकि जब आप ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी निकालोगे तो तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तीनों का इंटरसेक्शन होगा, लेकिन उसमें एफ और जी की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो एफ और सी का चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, देखते हैं। चलो चलो, जितना समझ आ रहा है उतना एक काम करो, तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, जो काम में आएगा ठीक है, जो नहीं आएगा वो छोड़ देंगे। ठीक है। सो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ रोलिंग अ फेयर डाई। इजी क्वेश्चन है वैसे, ये बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ रोलिंग अ फेयर डाई, रोलिंग अ फेयर डाई। ठीक है। सो सो हम इसके वो लिख देंगे सैंपल पॉइंट। सो एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। लगे हाथ हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिख देंगे, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6। ठीक है। उसके बाद फिर अलग अलग जो इवेंट्स गिवन है वो भी हम नोट करेंगे। ऑल्सो ऑल्सो इवेंट्स ई एफ एंड जी आर डिफाइंड एज दिस दिस एंड दिस, ये लिख देंगे हम। ठीक है, इवेंट्स ई एफ एंड जी आर डिफाइंड एज दिस दिस एंड दिस। उनके नीचे उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं? 2। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितने हैं, बोलो? 4। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नंबर से चलती है। ठीक है, तो सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने सामग्री डिसाइड करी थी ना, वो सामग्री रेडी करते हैं। तो क्या क्या करनी है? ई इंटरसेक्शन एफ करना है। फिर बोलो आगे, एफ इंटरसेक्शन जी करना है। फिर आगे बोलो, ई इंटरसेक्शन जी करना है, और एक बार तीनों का भी करना है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ये सब रेडी कर लो क्विकली। तो ई और एफ में कॉमन देखो क्या है? 1 3 5 2 3, क्या कॉमन है? 3, ओनली 3 इज कॉमन हेयर। ई एफ और जी में बताओ। 2 3 2 3 4 5, तो 2 3। ठीक है, और इसमें आ जाओ। ई और जी में देखो, ओनली 3, 3 और 5 भी है, 3 और 5। और तीनों में देखो, ओनली एंड ओनली 3। सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल लो क्विकली इन्हीं के आगे। इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स है बोलो? कितने एलिमेंट्स हैं? ऐसे मत भावना में बैके 3 लिखा है तो 3 लिख दो। ठीक है, वो एलिमेंट है और ये संख्या है, ये एलिमेंट्स की काउंटिंग है, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं। और तीनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं? लेट्स सी। ई एफ जी, तीनों में कितने एलिमेंट्स हैं मिला के? एक ही एलिमेंट्स। ठीक है, ये यहाँ पे करली ब्रेस नहीं आएगा ना, स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, डन। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब निकाल, सारी सामग्री रेडी है। अब क्वेश्चन पे आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ये तो मान लो कि जो गिवन डेटा था उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या चाहिए आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ भी चाहिए और एफ ऑन ई भी चाहिए, दोनों चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ कैसे निकालते हैं? यूजिंग कंडीशनल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई और एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है। और नीचे क्या है, एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नहीं, पहले ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ई 1/6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करके। फिर एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? एफ में कितने एलिमेंट्स है? 2। तो 2/6, तो 1/6 डिवाइडेड बाई 2/6 करके हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/6 ये निकली, 2/6 ये निकली, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/2। समझ आया? इसी में दूसरा क्वेश्चन है, एफ ऑन ई भी निकालो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। उसमें भी ऊपर तो सेम ही रहेगा, ई इंटरसेक्शन एफ ही रहेगा, नीचे बदल जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो ऊपर तो 1/6 का 1/6 ही रहना है, और नीचे ई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? ई के कितने? 3, और टोटल है 6, तो 3/6 हो जाता है ये। 6 से 6 कट के ये 1/3 आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ई ऑन जी और जी ऑन ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी, ई ऑन जी, ये कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसे निकालेंगे। और फिर उसके लगे हाथ फॉर्मूला इसका भी बता दो, जी ऑन ई उल्टा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। देखो अभी अपन केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड चल रहे हैं, इनके इनका मीनिंग क्या है, ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्यों निकाल रहे हैं, धीरे धीरे जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है ना भाई, कौन से इवेंट किस तरीके से दूसरे की प्रोबेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो जी और ई के इंटरसेक्शन को मैं ई इंटरसेक्शन जी लिखता हूं, क्योंकि ऊपर मैंने ई इंटरसेक्शन जी ही मेंशन किया है, जी इंटरसेक्शन ई नहीं मेंशन किया। बात तो एक ही है, कम्यूटेटिव होता है इंटरसेक्शन होना। ठीक है, ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? कितने एलिमेंट्स है उसमें? 2 आउट ऑफ 6, तो इट इज 2/6, और डिवाइडेड बाय जी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6। याद रहे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमेशा नंबर बाय नंबर से मेंशन करना, सॉरी प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी से मेंशन करना, नंबर बाय नंबर से मेंशन नहीं करना। ऐसे मत लिख देना सीधे ही कि ई इंटरसेक्शन जी है तो उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और जी है उसमें 4 एलिमेंट्स है, सर सीधे ही 2/4 कर दो। नहीं, वहां से होके आओ, 2/6 अलग करो, 4/6 अलग करो, डिवाइड करो, फिर 2/4 बनाओ, उस रास्ते से होके आना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/6 डिवाइड बाय 4/6 गिव्स में 2/4, 2/4 अल्टीमेटली गिव्स में 1/2। ई इंटरसेक्शन जी बोल दो, ये तो सेम ही था 2/6, और नीचे क्या आएगा? ई की प्रोबेबिलिटी, ई क्या है? 3/6, सो इट इज 1/3। तो पहला दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? 2/3, यस 2/3। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन क्लियर है। अब आखिरी क्या कहता है? थर्ड वन, द लास्ट वन, थर्ड में देखो क्या है, ई यूनियन एफ ऑन जी, और फिर ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी। चलो एक एक पिक करते हैं। पहला क्या है? ई यूनियन एफ ऑन जी, थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऑन जी, यही है। ऐसा ही कि मैंने कुछ दो ब्रैकेट लगेंगे है ना, दो ब्रैकेट इसलिए लगेंगे क्योंकि ई यूनियन एफ पे भी एक ब्रैकेट लगेगा, समझ आ रहा है? ऐसे, ठीक है, ई यूनियन एफ एक इवेंट है, उसकी जी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जी हो चुका है तो ई यूनियन एफ के होने के क्या चांसेस हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब बाई प्रॉपर्टी हमने क्या सीखा है? ई यूनियन एफ ऑन जी कैसे निकालते हैं? ई ऑन जी निकालो पहले, प्लस फिर एफ ऑन जी निकालो, माइनस ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी निकालो, ऐसे ही बोलो। ई की ई ऑन जी अलग निकालो, एफ ऑन जी अलग निकालो, और दोनों के इंटरसेक्शन ऑन जी लास्ट, एट द लास्ट निकालो। ठीक है, क्लियर? अब एक चीज समझो यहाँ पे, ये तो चलो अब निकाल रहे हैं अभी, लेकिन इसके लिए मुझे ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी की प्रोबेबिलिटी भी तो चाहिए, चाहिए, ये चीज चाहिए, और यही तो अगला सवाल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी निकालो। तो आप मानते हो पहले यूनियन वाला क्वेश्चन ना करके पहले इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि वो निकलेगा तो ही तो इधर कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं पहले ये वाला पार्ट निकालने वाला हूँ, इसी का सेकंड पार्ट है, थर्ड का ही सेकंड पार्ट है। क्या निकालना था आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगेन इसमें भी दो ब्रैकेट्स लगेंगे, ऑन जी, ये चाहिए था। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली तीनों का इंटरसेक्शन हो जाना है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, समझ आया? ई एफ जी का भी इंटरसेक्शन करके बैठे हैं हम, क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसकी? 1/6, यस।
और डिवाइडेड बाय, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी हम कितनी हो जाएगी, 4/6। क्लियर? तो 1/6/4 1/6/4/6 गिव्स मी 1/4। अब ये 1/4 एज इट इज यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। अब देखो इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, लाइक ई ऑन जी ऑलरेडी निकाल रखा है, चेक करो। ई ऑन जी ऑलरेडी निकाल रखा है, कहाँ है, ये रहा। तो इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, दोबारा थोड़ा निकालेंगे। हाँ, एफ ऑन जी नहीं निकाला तो वो निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, और ये भी अभी अभी निकाल लिया, तो अभी अभी क्या निकाला, 1/4। ठीक है, ये क्या है नीचे जी। हाँ जी बोलो। तो देखो 1/2 माइनस 1/4 तो पहले ही कर दो, कितना आएगा, 1/4। ये 1/4 हो चुका है। और एफ इंटरसेक्शन जी देखे तो मैंने कहा था ना, इसको अभी निकाल ही लो, हम सोच रहे थे इसको निकाले नहीं निकाले। तो 2/6, 2/6 डिवाइडेड बाय 2/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। जी की क्या बनेगी, 4/6। तो 2/6 डिवाइडेड बाय 4/6 यानी 1/2। तो 1/4 प्लस 1/2 गिव्स मी व्हाट, 3/4। ठीक है, 3/4। और इसके आंसर 1/4। ठीक है, सारे आंसर्स मैच कर लीजिए, 6 के 6। तो इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। बाकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह इसने एक तरीके से यूं कह लो रिवाइज करवा दिया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो डाउट्स, बोलो, जो लेट आए थे, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। Question number 12 is, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। ऐसा अज्यूम करो कि हर जो न्यू बोर्न बेबी है उसके बराबर चांसेस हैं बॉय और गर्ल होने के। ठीक है, अगर वो ना कहे तो भी हम यही मानेंगे कि बराबर चांसेस है, क्योंकि कुछ नेचुरल चीजें हैं उनको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स ही मानेंगे हमेशा। ओके, ठीक है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर किसी फैमिली के 2 बच्चे हैं, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो क्या संभावना है कि दोनों बच्चे गर्ल्स हैं, दोनों बच्चे गर्ल चाइल्ड्स हैं, इसकी क्या संभावना है। फिर कुछ कुछ कंडीशन गिवन है, जैसे पहले क्वेश्चन में कंडीशन अलग है और दूसरे क्वेश्चन में कंडीशन अलग है। तो देखो इवेंट ई तो दोनों के लिए सेम है, जो हमको चाहिए होता है वो इवेंट ई होता है, और जो कंडीशन होती है वो इवेंट एफ होता है। तो इवेंट एफ की परिभाषाएं दो हो रही हैं, मतलब बदल रही हैं, लेकिन इवेंट ई दोनों में सेम है। समझ आया सवाल? ओके, तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं कि एक चिल्ड्रन में अगर दो 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 बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो हेयर, हेयर अ फैमिली इज गिवन of having 2 children, of having 2 children। सो दो बच्चे हो सकते हैं ना, तो सो सैंपल स्पेस ड्रॉ करो। तो लेट्स से बॉय को बी लेटर से डिनोट करा देते हैं और गर्ल को जी लेटर से डिनोट करा देते हैं। वन मोर थिंग, यंगर, यंगर और एल्डर का भी पंगा है, तो जो पहले होगा वो एल्डर होगा, यानी जो लेटर मैं पहले लिख दूंगा वो बड़ा बच्चा होगा, और जो लेटर हम बाद में लिखेंगे वो बाद में हुआ है तो इसलिए वो छोटा, वो यंगर हो जाएगा। वो यंगर हो जाएगा, ये एल्डर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला एल्डर, दूसरा वाला यंगर। ठीक है, तो क्या क्या चांसेस हैं, लेट्स सी। ये हो सकता है क्या, भी दोनों बॉय हो तो सकता है। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि पहला बॉय हो और दूसरा गर्ल चाइल्ड हो। फिर ये भी हो सकता है कि गर्ल चाइल्ड पहले हो जाए और बॉय चाइल्ड बाद में हो जाए। और एट द लास्ट ये भी हो सकता है कि भाई गर्ल चाइल्ड हो और ये भी गर्ल चाइल्ड हो। तो एक्चुअली टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली का सैंपल स्पेस जैसा होता है, HH HT TH TT, वैसा ही यहाँ पर ये बन रहा है। सिचुएशन चेंज है लेकिन करीब करीब सवाल वैसा ही है। समझ गए? क्लियर? ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि ये वाला केस क्या है, 2 बॉयज एंड 0 गर्ल्स का है। ये दोनों केस क्या है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल के केसेस हैं, है। और ये क्या है, 0 बॉय एंड 2 गर्ल्स के केसेस है। ठीक है, ओके। अब इवेंट ई तो दोनों के लिए सेम है ना, तो इवेंट ई को तो डिफाइन करके छोड़ दो। तो लेट द इवेंट ई बी दैट, क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए बोथ आर गर्ल्स, दैट बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। अपोस्ट्रोफे में पैक कर देना जो भी हमने इवेंट माना है। ठीक है, तो अगर दोनों गर्ल्स हैं तो उस हिसाब से ई का इवेंट स्पेस ड्रॉ कर सकते हो।
एक ही एलिमेंट आएगा बोथ द गर्ल्स की, जी जी। ओके, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया। अब पहला सवाल कंडीशन चेंज चेंज कर रहा है। तो पहला सवाल है, उसमें कंडीशन क्या कह रहा है, वो यंगेस्ट इज ए गर्ल। ठीक है, तो इसको एफ इवेंट मान लें हम। लेट द इवेंट एफ बी। आप ये भी फोकस करो, नॉट ओनली क्वेश्चन पार्ट, नॉट ओनली टेक्निकल पार्ट, आप फोकस करो, ये भी फोकस करो कि प्रेजेंट कैसे हो रहा है सवाल। क्योंकि प्रेजेंट भी करके आना है, सीधे 2/6, 3/6, 4/6 लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज यू आर अपियरिंग फॉर ए सब्जेक्टिव पेपर एंड नॉट एन ऑब्जेक्टिव वन। ठीक है, तो आप ये भी फोकस करो कि जो सर हैं वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं सवाल को, कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इसी क्लास में सीखना पड़ेगा। उसकी कोई अलग से क्लास नहीं लगेगी, जो है इस क्लास में, तो हर चीज सीखिए। ठीक है, लेट द इवेंट एफ बी दैट, और जो भी कंडीशंस गिवन है, क्या द यंगेस्ट इज ए गर्ल। एक चीज बताओ, वैसे दो ही अगर बच्चे हैं तो थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है वहां पे, बताओ क्या गलती है, बता सकता है कोई? क्या? जब दो ही बच्चे हैं तो यंगेस्ट, यंगेस्ट नहीं आएगा, यंगर आएगा, क्योंकि दो में तो कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ा अजीब लगा, यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल ऐसा लग रहा है जैसे तीन चार बच्चे हैं। और यंगर इज ए गर्ल में क्या होता है कि हाँ दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, चलो एनीवेज, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, यानी कि जो छोटी वाली है, यंगेस्ट मतलब जो सेकंड टाइम में पैदा हुई है वो गर्ल होनी चाहिए, ऐसा इवेंट एफ कहता है। तो इवेंट एफ के इवेंट स्पेस ड्रॉ कर सकते हैं हम, करो। तो इवेंट एफ का इवेंट स्पेस कैसे ड्रॉ होगा, इसमें यंगेस्ट गर्ल चाहिए, यानी बाद वाली गर्ल चाहिए, तो बाद वाली गर्ल किस किस में, बीजी और जीजी। इसमें बाद में गर्ल है, इसमें बाद में गर्ल है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, बाद वाली गर्ल चाहिए। तो इसका इवेंट स्पेस बनता है बीजी एंड व्हाट, जीजी। ठीक है, ओके। अब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल लीजिए, क्योंकि नीचे वाले के तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो कितने हो गए, 2। और अच्छा, वहां पे भी नहीं निकाले हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस भी बताओ, क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, आ जाओ। अब दोनों का इंटरसेक्शन भी करना है। ठीक है, भावनाओं में 2/4 मत लिख देना, इंटरसेक्शन का जो है प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर आएगी और टोटल जो है वो नीचे आएगी। ठीक है, तो आ जाइए नाउ, ई इंटरसेक्शन एफ इज गिवन बाय, सो ई इंटरसेक्शन एफ बोलना, दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जी जी ही कॉमन है। तो इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो, जो कि हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, हालांकि आंसर तो सेम ही आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1। चलिए, तो अब इस पहले क्वेश्चन को तो खत्म करो, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, नंबर से नंबर डिवाइड करें तो 1/2। सो अब हमें कोई लाइन लिखनी पड़ेगी। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, पढ़ पा रहे हो? द कंडी मतलब क्वेश्चन में से कॉपी करो लाइन, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट करना, देखो। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, और फिर पहली लाइन लिख देना, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। ये पूरी लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगी। इस गिवन बाय, ये पूरी लाइन लिख के, इज गिवन बाय। अब नोटेशन लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो दिस इज गिवन बाय ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/4, नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे टोटल से, और एफ की क्या बनेगी, 2/4, सो 1/4/2/4, सो आंसर कम्स 1/2। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड में कंडीशन बदल गई। सो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन, तो उसको क्या मान लूंगा अब मैं, बोलो क्या मानूंगा, क्या मानूंगा, एफ नहीं मान सकता। कभी भी याद रखना, एक ही क्वेश्चन में एक ही लेटर दो चीजों का लॉट नहीं होता। तो एफ इवेंट ऑलरेडी मान लिया गया है, तो अब उसको जी मानेंगे ना, लेट द इवेंट जी बी दैट, और जो भी लाइन उसने लिखी है, क्या लिखी है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एटलीस्ट वन इज अ गर्ल का मतलब क्या हुआ, बोलो? कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, चाहे से फर्स्ट में हो, चाहे से सेकंड में हो, चाहे से दोनों में हो। ठीक है, तो इसके इवेंट स्पेस में केवल एक ही केस खत्म हो गया, जिसमें दोनों बॉयज ने, राइट। सो दोनों बॉयज वाला केस खत्म कर दो, तो क्या बनेगा, बीजी, जी बी और जी जी। फाइन।
ठीक है, अब इसमें वही इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन जी करो। ई इंटरसेक्शन जी। तो ई कहाँ था, ये रहा। और जी अभी अभी मैंने ड्रॉ किया है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अगेन जी जी आ रहा है। बोलो। इन दोनों में अगेन जी जी कॉमन आ रहा है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हमको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी कितने बोलो। वन। सही कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इसके भी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी ये कितने हैं, थ्री। तो आंसर 1/3 आ जाएगा। वो की वही लाइन लिखेंगे हम पहले जो लिखी। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट के बाद फिर नीचे वाली लाइन लिखना, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। फर्स्ट सेकेंड वाला केस लिखना। एंड दिस इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कहेंगे हम उसको, ई ऑन जी, क्योंकि सेकंड की कंडीशन को जी लेटर से मार्क किया है। एंड फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। एंड दैट इज गिवन बाय ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 और ये हो जाएगी 3/4। 1/4/3/4। 1/4/3/4 गिव्स मी 1/3। आंसर मैच करो। पहले सवाल का आंसर हो रहा है हाफ एंड दूसरे का हो रहा है 1/3। आंसर मैच हुआ। थोड़ा कॉमन सेंस लगा दें। ठीक है, पहला इसको डिलीट कर दूं फिर मैं। सारा प्रेजेंटेशन पार्ट समझ में आ गया। 1/2 और 1/3 आंसर्स हैं। अब देखो, पहला सवाल क्या था कि दोनों की दोनों गर्ल्स होनी चाहिए, और आपको हिंट दिया जा रहा है कि जो छोटी वाली है वो तो गर्ल है। तो छोटी वाली गर्ल है, तो अब सारा दारोमदार दोनों गर्ल्स को करने का बड़ी वाली पे डिपेंड करता है, यानी बड़ी वाली भी गर्ल हो जाए तो दोनों गर्ल्स हो जाएंगी। तो छोटी वाली का तो काम तमाम, वो तो गर्ल हो गई, उस पर ज्यादा जोर नहीं देना, अब केवल बड़ी वाली गर्ल होनी चाहिए। तो बड़ी वाली जो चाइल्ड है वो गर्ल होने के चांसेस हाफ होंगे। ऑब्वियस बात है, तो आंसर हाफ ही आया था। आया था ना, समझ में आया ना। क्लियर है कॉमन सेंस से भी। बोलो लक्ष्य। ठीक है, यंगेस्ट गर्ल हो गई, तो अब ये तो कंडीशन हिंट गिवन है। आप ऐसे सोचो कि ये सवाल मुझसे पूछा गया कि दोनों गर्ल्स होनी चाहिए, लेकिन आपको जो पूछने वाले ने हिंट दे दिया कि आपको एक हिंट देता हूं कि छोटी वाली तो 100% गर्ल है ही सही। तो छोटी वाली 100% गर्ल है, तो अब दोनों गर्ल्स करने के लिए आपको केवल एल्डर को गर्ल करना है। अब एल्डर को गर्ल करने वाला जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से किसी भी बच्चे को गर्ल करने वाला क्वेश्चन है। तो किसी भी बच्चे को गर्ल करने वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ। क्योंकि पहले एजम्पशन दे दिया है कि दोनों इक्वली लाइकली है, बॉय का होना या गर्ल का होना। डन। अब दूसरा देखो, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो जो चार केसेस थे उसमें से एक तो रूल आउट हो गया, दोनों बॉयज वाला, तो तीन ही केस बचे, और तीन केस में से अब दोनों गर्ल चाहिए, तो 1/3। वैसे तो चार में से दोनों गर्ल्स के 1/4 चांसेस होते हैं, लेकिन एक केस रूल आउट हो गया। कौन सा, दोनों बॉयज होने का। क्योंकि हिंट क्या मिला आपको, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एक कम से कम एक लड़की होगी। तो बॉय, दोनों बॉयज होने के चांसेस हो गए रूल आउट, तो चार में से एक केस आपका सैंपल स्पेस श्रिंक होके चार से तीन का ही रह गया। तो पहले चांसेस 1/4 थे, और एक केस हटने के बाद अब चांसेस क्या हो गए, 1/3। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1/3 होगा। ठीक है, समझ आया। बोलो भाई, इधर से वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, 13th वन। क्वेश्चन नंबर 13th, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बड़ा है ना। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy MCQ questions and 400 difficult MCQ questions। क्या समझे, चार कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं। 300 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सरल भी हैं और टीएफ हैं। ठीक है, 200 ऐसे हैं जो डिफिकल्ट कैटेगरी के टीएफ हैं। 500 ऐसे हैं जो इजी एमसीक्यूज हैं, और 400 ऐसे हैं जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 300, 200, 500, 500, 1000, 1400 रुपये, 1400 क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आया। ओके, ऐसा क्वेश्चन बैंक है किसी इंस्ट्रक्टर के पास। अब उन 1400 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट करके पूछ लिया गया फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। तो क्या संभावना है कि वो इजी होगा। आपको ऑलरेडी हिंट गिवन है कि वो तो एमसीक्यू है, समझ आया सवाल। ओके, अभी मैं पूछता कि सीधे सीधे बताओ कि इजी क्वेश्चन होने की क्या गारंटी है। तो आप जितने भी इजी हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400 से डिवाइड कर देते। बट आपको हिंट दे दिया कि 1400 से डिवाइड मत करो। मैं हिंट दे रहा हूं, सैंपल स्पेस छोटा कर रहा हूं। आपको हिंट क्या है कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल कर लो ना, कितने हैं, 500 तो ये हैं और 400 ये हैं। तो टोटल 900 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें से आपको क्या चाहिए, आपको इजी चाहिए। तो इजी क्या है, 500। सो 500/900, 5/9 इज द आंसर।
ठीक है, समझ आया? अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको एक टेबल बना के प्रेजेंट करना पड़ेगा इन द एग्जाम। कैसे? हेयर द क्वेश्चंस फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक आर गिवन एज फॉलोज। द क्वेश्चंस फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। उनकी कैटेगरी कर दी हमने, आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो हम एक 4x4 की टेबल बनाएंगे। 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए क्या? 1 2 3, एक कॉलम और बनेगा। बन गई, 4x4 की कॉलम बन गई, मतलब टेबल बन गई। देखो, ऊपर तो हम ले लेते हैं, काम करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? या तो मैं ले लेता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। यहां ले लेता हूं नीचे डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे पास? एक तो है ट्रू फॉल्स, और एक है एमसीक्यूज, राइट? और यह हो जाएगा टोटल, ओके। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कौन कौन से? इजी, इजी, आगे बोलो, डिफिकल्ट, आगे बोलो, अगेन टोटल। अब भरना शुरू करें टेबल को। तो ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं एज पर द गिवन डेटा जो इजी भी हैं और ट्रू फॉल्स भी हैं? 300। डेटा में देखते जाओ। ऐसे कितने हैं जो कि डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स हैं, यानी कि 200। सो टोटल ट्रू फॉल्स कितने हो गए? 500। फिर एमसीक्यूज इजी कितने हैं? 500। और डिफिकल्ट कितने? 400। सो टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए? अच्छा, ऐसे देखो टोटल इजी कितने हो गए? 800। ऐसे देखो टोटल डिफिकल्ट कितने हो गए? 600। तो 800 600 1400। ये टोटल दोनों तरह से मैच होना चाहिए। इधर से भी 1400 आना चाहिए और इधर से भी 1400 आना चाहिए। आ रहा है? 800 600 1400, 500 900 1400। अगर दोनों से नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमने टेबल ढंग से नहीं बनाई। ओके, अब ये टेबल गिवन है तो इससे जो चाहे मर्जी वो पूछ ले, निकाल सकते हैं हम। अभी इस पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसी टेबल से रिलेटेड कुछ एक ऑरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो उसको जो चाहिए वो तो ले लो, इवेंट ई। तो क्वेश्चन जो सेलेक्टेड है वो इजी क्वेश्चन होगा, तो ये तो होगा इवेंट ई, और एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ये हो जाएगा इवेंट एफ। जो कंडीशन गिवन है वो इवेंट एफ। तो मान लो, अच्छा ये जो है ये सैंपल स्पेस है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस है? अच्छा, नंबर भी और सैंपल भी है। सैंपल स्पेस, हम्म, सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो 1400 आउटकम्स का सेट दिखाई दे रहा है क्या आपको? हम्म। सैंपल स्पेस पता है क्या होता? कि 1400 क्वेश्चन कॉमा 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 लगा के रोस्टर फॉर्म में लिखता। सवाल नंबर 1 जो भी होता लिखता, कॉमा, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, ऐसे कॉमा कॉमा लगा के 1400 क्वेश्चंस अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता, वो होता सैंपल स्पेस। ठीक है, ये क्या है? ये उसकी काउंटिंग है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस है, ना कि सैंपल स्पेस ड्रॉ करना या पॉसिबल नहीं है, या नंबर लिखना ही पॉसिबल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस है एक तरीके से ये, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, और ये कितना है? 1400। मतलब टोटल नंबर कितना है? ये 1400 जो कैटेगरीज में डिवाइडेड। ओके फाइन, चलो तो ये लिख दिया हमने। अब इवेंट ई मान लेते हैं। नाउ लेट द इवेंट, दोनों एक साथ ही मान लेते हैं क्योंकि दो ही तो इवेंट्स क्वेश्चंस में। लेट द इवेंट्स ई एंड एफ बी, इवेंट्स ई एंड एफ बी दैट। तो इवेंट ई क्या मानना है? क्या चाहिए आपको वो देखो, क्या चाहिए? द आस्क्ड क्वेश्चन विल बी एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। द आस्क्ड क्वेश्चन विल बी एन इजी वन, विल बी एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, इवेंट एफ क्या मानना है? द आस्क्ड क्वेश्चन, द आस्क्ड क्वेश्चन इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इज ए एमसीक्यू। ठीक है, डन हो गया ई और एफ। तो बेस्ड ऑन दिस हम क्या कर सकते हैं? ई और एफ का सैंपल स्पेस ड्रॉ नहीं कर सकते, नंबर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस तो इवेंट स्पेस नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि सैंपल स्पेस भी ड्रॉ नहीं है। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई निकाल सकते हो।
आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ निकाल सकते हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल सकते हो। हालांकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई की जरूरत नहीं है, हमको हमको केवल इन्हीं दोनों की जरूरत है, बट फिर भी चलो निकाल लो। तो बताओ ई में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऐसे सवाल हैं जो इजी हैं इस टेबल के हिसाब से। 800, हाँ ये इजी वाली कैटेगरी देख रहे हो। रो वाइज चलेंगे तो देखो, रो वाइज चलेंगे तो डिफिकल्टी लेवल पता चलेगा, कॉलम वाइज चलेंगे तो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा। तो इजी क्वेश्चंस कितने टोटल बोलो, 800। ठीक है, इतने कैसे सवाल हैं जो एमसीक्यू पैटर्न के हैं, तो एमसीक्यू पैटर्न के टोटल करो 900, कितने हैं 900। अब ऐसे कितने सवाल हैं जो एमसीक्यू भी हैं और साथ में इजी भी हैं, 500 दिखाई दिया, बोलो 500। हो गया, तीनों चीज मिल गई। अब कर लें सॉल्व। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द asked question that the asked question will be an easy question given that it is a multiple choice question, पूरा छाप देंगे, is given by, is, ये इन्वर्टेड कॉमास कॉमास में रख देंगे, is given by, नोटेशन लिख देंगे probability of E on F, and this is given by probability of E intersection F divided by probability of F। ठीक है, आप देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक, दो, तीन। तो आपको ऐसा तो पता चल रहा होगा ना कि तीन में से कोई भी दो चीजें देखे तीसरी चीज पूछ सकता है, बोलो। तो अभी अपन ये चीज निकाल रहे हैं, कल को ये चीज गिवन भी होगी। कैसे गिवन होगी, स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होगी। आपको स्टेटमेंट फॉर्म में सोचना होगा कि यार ये ई ऑन एफ है और वो गिवन है, कॉमन सेंस से सोचना होगा, फॉर्मूला से नहीं सोचना होगा। अभी तो फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, हमको कॉमन सेंस से इसको सोचना होगा, इसलिए अपन हर सवाल कॉमन सेंस से भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले बॉय और गर्ल का जो क्वेश्चन था, उसको हमने कॉमन सेंस से किया ना, विदाउट फॉर्मूला किया ना। तो अगली एक्सरसाइज से आपको वो ई ऑन एफ, एफ ऑन ई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूजिंग कॉमन सेंस भी डायरेक्टली निकालनी, क्योंकि वो निकलेगी तभी अगली चीजें निकलेंगी। समझ आया? ठीक है, एनीवेज आने दो, फिर अगले एक्सरसाइज तभी देखेंगे, अभी तो उसको सॉल्व करो। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 500 बटे 1400 डिवाइडेड बाय एफ की कैसे निकालेंगे, 900 बटे 1400। सो द आंसर विल बी 5/9। मैच हुआ? आंसर की से मैच करो, फिर कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं बेस्ड ऑन दिस टेबल। 5/9 आंसर की से मैच करो, मैच हुआ क्या? हम्म। लक्ष्य, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि पूछा हुआ सवाल डिफिकल्ट होना चाहिए, और हिंट देता हूं कि वो ट्रू फॉल्स का सवाल है। आराम से सोचो, हिंट क्या है कि वो कौन सा सवाल है, ट्रू फॉल्स का सवाल है। और पूछ क्या रहे हैं, संभावना किसकी पूछ रहे हैं, उसके डिफिकल्ट होने की संभावना पूछ रहे हैं। 2/5 करेक्ट है, बोलो दिया। क्या हिंट दिया था मैंने कि सवाल कैसा होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ट्रू फॉल्स होना चाहिए, ध्यान से सुनो। हिंट क्या था कि सवाल कैसा होना चाहिए, ट्रू फॉल्स होना चाहिए। तो सवाल जब ट्रू फॉल्स होना चाहिए, ये हिंट ऑलरेडी मिल गया, तो सारी टेबल में से ट्रू फॉल्स वाला कॉलम ही जिंदा है, बाकी सब खत्म हो गए, एलिमिनेट हो गए। जैसे इसमें 50-50 कहते हैं केबीसी में, बाकी ऑप्शंस डिलीट हो जाते हैं, तो बाकी सब ये डिलीट हो गया, केवल ट्रू फॉल्स की कैटेगरी रह गई। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, डिफिकल्ट चाहिए। तो 500 में से डिफिकल्ट कितने, 200, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। इन केस आई वुड हैव आस्क्ड यू द इजी वन प्रोबेबिलिटी, तो सो यू वुड हैव गिवन द आंसर 3/5। 2/5 आंसर है, अगर मैं इजी पूछता तो 3/5। समझ आया? ओके, वन मोर। यस, साक्षी, हिंट है, यानी कि कंडीशन है कि जो पूछा हुआ सवाल है वो इजी है। अब क्या चांसेस हैं कि वो एमसीक्यू भी होगा? इजी होना हिंट है,
और एमसीक्यू होने की संभावना पूछी जा रही है। 5/8 करेक्ट है। बोलो। जैसे ही मैंने कहा इजी है, ये गारंटेड है, तो इजी कैटेगरी आ जाओ। इजी कैटेगरी ओनली ये वाली है, तो बाकी ऑप्शन अब कौन से डिलीट हो गए? रो वाइज ये दोनों ऑप्शन डिलीट हो गए। अब इसमें से मैं, मुझे क्या चाहिए? एमसीक्यू चाहिए। तो एमसीक्यू चाहिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/8। बोलो, सबको समझ आ रहा है? तो कल को मान लो ये एमसीक्यूज में आ जाए, मतलब एक्चुअली एमसीक्यूज में आ जाए, एक्चुअली आपके पेपर में ये सवाल ऐसा कुछ एमसीक्यूज में आ जाए, तो आप केवल टेबल को एनालाइज करके क्विकली प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं ना? समझ आया? ओके। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 इज, given that the two numbers appearing on throwing two dice, वापस dice आ गया, on two dice are different, find the probability of the event, the sum of the numbers on the dice is 5 4। क्या सवाल है कि दो डाइस थ्रो कर रहे हैं और गिवन क्या है, यानी कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर है। दोनों डाइस पे क्या है? डिफरेंट नंबर है। सेम नंबर कैसा होता है? 1,1, जिसको हम डबलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जिसको? डबलेट। 2,2 भी डबलेट होता है। तो डबलेट नहीं है, उसने क्या कहा? डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब 2,5 हो सकता है, 5,1 हो सकता है, ये डिफरेंट नंबर है दोनों पे। तो डिफरेंट नंबर्स होने के की गारंटी है, उसकी तो गारंटी है। अब आप बताओ क्या चांसेस हैं कि इन दोनों का जो सम है वो 4 होगा? द सम ऑफ द नंबर्स इज 4। समझ आया? तो देखो, डबलेट कितने होते हैं? टोटल केसेस कितने बनेंगे? 36। 36 में से डबलेट्स कितने होते हैं? 6। तो डबलेट्स तो है नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा था? डिफरेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो डिफरेंट होने के पूरे पूरे चांसेस है, तो 36 में से 6 गए तो 30 केस बच गए। अब उन 30 केस में से कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें कि चार सम आता है, वही तो सोचना है। तो दो ही केस है, 1,3 और 3,1, क्योंकि चार सम आने के वैसे भी तीन केस होते हैं, 1,3, 2,2, 3,1। डबलेट वाला केस हट गया, तो 2 आउट ऑफ नॉट 36, 30। देखो, टोटल भी कम होंगे और फेवरेबल भी कम होंगे। ऐसा मत करना कि टोटल को कम करके फेवरेबल को नहीं कम किया, और ऐसे मत करना कि फेवरेबल को कम कर दिया और डिवाइडेड बाय 36 कर दिया। डिवाइडेड बाय 36 नहीं होगा, टोटल भी कम होकर 30 ही रह गए। तो 2/30, यानी कि आंसर क्या हो गया? 1/15। तो ये तो हो गया कॉमन सेंस है। अब प्रेजेंटेशन पार्ट आ जाओ। तो सबसे पहले तो दो डाइस ड्रॉ करते हैं, तो वही सैंपल स्पेस ड्रॉ करो जो हम कल ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है। हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग टू डाइस, इज गिवन ऑफ थ्रोइंग, ऑफ थ्रोइंग। देखो, मैं हर एक क्वेश्चन को पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट कर रहा हूं, जबकि आपको ये बोरिंग लग रहा होगा। तो सोचो मुझे कितना लग रहा है, मैं 12 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। नहीं, फिर भी कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना। एक ही पिक्चर को 10 बार देखने जैसा हो गया ये, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप प्रोसेस से ना गुजरें। आप तो पहली बार ही कर रहे हैं ना, तो आप पूरे प्रोसेस से गुजरें। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक अलाउड नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक चलती नहीं है जिंदगी में, है ना। तो पूरे प्रोसेस से हर एक को गुजरना पड़ता है, और गुजरना भी चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग टू डाइस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है। सो सैंपल स्पेस ड्रॉ किया जा सकता है 36 एलिमेंट्स का, तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है। हम जुगाड़ लगा के ड्रॉ करेंगे, एक दो रोज लिख के, है ना। बोलो कैसे करेंगे? 1,1, 1,2, अप टू व्हाट? अप टू 1,6। फिर दूसरी रो लिख दो, 2,1, 2,2, अप टू व्हाट? 2, यहाँ भी कॉमा लगाओ, 2,6। फिर आ जाओ सीधे लास्ट रो पे। सो 6,1, 6,2, और आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा? 6,6। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। सो दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस ड्रॉन। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली हम पहले भी निकाल सकते थे, एक में 6 होते हैं, दो बार थ्रो कर रहे हैं तो 36। ठीक है, अब इवेंट्स को डिफाइन करते हैं, इवेंट्स ई और एफ को। नाउ लेट द इवेंट्स ई एंड एफ बी, इवेंट्स ई एंड एफ बी दैट। सो ई तो क्या है और एफ क्या है, पढ़ के बताओ, पढ़ो। ई क्या है? डिफरेंट नंबर्स ऑन टू डाइस, ई जो हमको चाहिए, है ना। थ्रोइंग टू डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, नहीं सॉरी, कौन सा कर रहे हैं हम? तो ई ये होगा ना, आप ई गलत बता रहे हो। देखो, डिफरेंट नंबर होना तो एफ है, जो गिवन चीज है, जो शर्त है, वो तो एफ है, जो चाहिए वो ई है। तो चाहिए क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4।
तो ये सम वाली बात लिखनी है यहाँ पे, द सम ऑफ द जो भी बात लिखी हुई है एज इट इज लिख दो, इज 4। ठीक है, एफ इवेंट जो गिवन है, क्या गिवन है कि टू नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट, वो ऊपर वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर दो, आर डिफरेंट। ठीक है, तो ई और एफ दोनों डिफाइन हो गए। तो यहां से ई और एफ दोनों के इवेंट स्पेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ई में कौन कौन से इवेंट स्पेस ड्रॉ, देखो ई में कौन कौन से इवेंट स्पेस ड्रॉ होगा, जो सम 4 देता है, राइट। तो सम 4 देने वाले तीन केस बनते हैं जनरली 36 में से, 1,3, 2,2 एंड व्हाट, 3,1, दैट्स इट। इवेंट स्पेस एफ को आप स्किप कर दो, क्योंकि 30 एलिमेंट्स बनेंगे यहाँ पे, और 30 एलिमेंट्स में से ये वाली रो हटेगी, ये वाली रो हटेगी। तो इसको अपने माइंड में ड्रॉ रहने दो कि ये 36 में से ये रो हट गई, बाकी सब है ना। सीधे ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ बताओ क्विकली। तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी इन दोनों में कॉमन, तो 2,2 तो है नहीं, 2,2 नहीं है, तो कौन कौन सा रह गया, ओनली 1,3 एंड व्हाट, 3,1। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो तो हो जाएंगे दो, दो ही है यहाँ पे। और एफ में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल 36 में से वो 6 घटा दो जो डबलेट्स होते हैं, यानी कि 30, तो 2/30 इज आंसर। तो क्वेश्चन लास्ट लाइन लिखेंगे हम, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, the conditional probability of the event, the sum of the numbers on the dice is 4, given that the two numbers appearing on the two numbers appearing on throwing two dice, स्किप करके सीधे लिखेंगे, appearing के बाद सीधे लिखेंगे are different। ठीक है, given that the two numbers appearing are different, समझ आया, is given by, ये सारी लाइन लिख के, is given by, so probability of E on F, that is equal to probability of E intersection F divided by probability of F। सो E intersection F की probability हो जाएगी 2/36, और वो हो जाएगी 30/36, 2/30 यानी कि 1/15। सही है, देख लिया, यही आंसर। ओके, अब अगर मैं इसको कहता कि ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए, हिंट उल्टा मिलता, तो आंसर क्या आता। अब अब 36 में से आपने 6 घटा के 30 का श्रिंक, उसको श्रिंक करके 30 का रख दिया था। अब वो 30 हटा के सैंपल स्पेस केवल 6 का ही श्रिंक हो गया। तो उन 6 में से सम 4 लाने का एक ही केस है, 2,2, 1/6। क्या कर रहे हो। अरे भाई 36 एलिमेंट्स, इधर सुनो, टोटल कितने हैं, 36। अभी मैंने हिंट क्या दिया कि नंबर डिफरेंट है, तो आपने 6 हटा दिए। अब मैं हिंट उल्टा दे रहा हूं, नंबर सेम है यानी डबलेट है, तो 30 हटाओ, 30 हटाओ तो कितने बचे, 6। उन 6 में से सम 4 लाना है, तो 2,2 ही तो देगा, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, इन 6 में से सम 4 लाने का एक ही तो केस है, तो आंसर 1/6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या अभी। ठीक है। हम्म। ओके, थोड़ा बहुत चेंज करें इसमें और, अगर उल्टा कर दूं एफ ऑन ई, इसी का उल्टा सोचो, एफ ऑन ई। अब हिंट है आपको कि नंबर्स जो है, सम ऑफ नंबर्स है वो 4 है। अब आपको हिंट क्या है कि जो नंबर्स का सम है वो 4 है। तो 36 का श्रिंक होके 3 ही रह गए, 4 देने वाले। जो हिंट होता है वो मेरा टोटल बन जाता है, नया टोटल बन जाता है। जैसे टोटल नया 36 एलिमेंट्स का सैंपल स्पेस है, लेकिन जो मैंने हिंट दिया है वो अब नया टोटल है। तो मैंने हिंट क्या दिया, एफ वाला, ई वाला हिंट दे दिया मैंने, कि उनका सम क्या है, 4 है। तो अब आपका सैंपल स्पेस 3 ही एलिमेंट्स का रह गया, 1,3, 2,2 एंड 3,1। इसमें से मैं पूछ रहा हूं कि नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो नंबर्स डिफरेंट तीन में से दो केसेस में है, 1,3 में और 3,, तो 2/3 आंसर आ जाता। एफ ऑन ई का आंसर क्या आ जाता, 2/3। किसी बच्चे को ऐसा कोई डाउट थोड़ी ना है, हो तो बताना कि सर ई ऑन एफ तो डिफाइन है लेकिन एफ ऑन ई तो डिफाइन ही नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि एफ ऑन ई की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आएगी। ऐसे भी कर लेते हैं कई बार, देखो स्क्रीन पे देखो, कई बार बच्चे कैसे सोच लेते हैं कि ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या निकली, क्या निकली, तो शायद एफ ऑन ई की प्रोबेबिलिटी, इसका रेसिप्रोकल 15/1 निकलेगी। ऐसा भी सोच लिया जाता है कई बार
कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 निकली, तो ये इसका रेसिप्रोकल, तो ये इसका रेसिप्रोकल, तो सर डिफाइन ही नहीं है 15/1 कैसे प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी एफ ऑन ई की प्रोबेबिलिटी की रेसिप्रोकल नहीं होती। पूरा सिचुएशन, पूरा केस ही अलग सोच के चलना पड़ता है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ओके, क्या समझ आया? अच्छा, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर भी आ सकती है। ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी एफ ऑन ई की प्रोबेबिलिटी के बराबर भी आ सकती है। पता है कब आएगी? जब ई और एफ की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बराबर हो। ई के आने की संभावना और एफ के आने की इंडिविजुअल संभावना बराबर हो, तो अब ई का एफ से कोई लेना देना नहीं होगा और एफ का ई से कोई लेना देना, दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बराबर है। ऐसा सवाल भी है शायद इस एक्सरसाइज के एंड में, देखते हैं। चलो, एमसीक्यूज में है ना? यस। करके आया आगे के, सुन लो भाई। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। हाँ, तो कर रहा है तो सुन लो। 15th चलें, 15th 1। क्या हुआ लक्ष्य, धोखा दे दिया? ना करता है घर पे बैठ के, बताता नहीं है, बस बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। आपके यहाँ से ट्यूशन छोड़ते छोड़ते आप सबकी दोस्ती में टूटवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, और टूटनी भी चाहिए। क्योंकि दोस्ती क्या है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। हम भी आए हैं, आप भी आए हैं। ऐसे इससे मजबूत कई सारी दोस्तियां हमने निभा के छोड़ दी है, आप जो अभी कर रहे हो ना, कर करके हमने छोड़ दी। ठीक है, तो देखेंगे, अभी कुछ सालों के बाद बात करेंगे। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, सुन लो सुन लो, ठीक है। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 केसेस बनेंगे। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो डाई को फिर से थ्रो करो। अजीबोगरीब गेम चल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 आया तो डाई को फिर से थ्रो करो, और नहीं आया तो कॉइन को टॉस करो। तो यहाँ पे एक्सियोमेटिक अप्रोच जो क्लास 11th में लगाते थे, ट्री डायग्राम बनाते थे। एक ट्री डायग्राम बनाते थे, ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो ऐसा करो। तो उसमें बस और कुछ डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन वैसे तो सेम ही है, जैसे कर रहे थे वही सब काम करना है। पर देखो, कभी भी ऐसा गिवन हो ना कि ऐसा हो जाए तो ऐसा करो और वैसा हो जाए तो वैसा करो, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं रहेंगी, प्रोबेबिलिटीज इसके ज्यादा या इसकी कम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज करो मैं दिया और प्रियांशी को एक गेम देता हूं, एक डाइस थ्रो करने का। मैंने कहा कि अगर अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो दिया जीती, और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो प्रियांशी जीती। तो दिया गेम शुरू होने से पहले ऑब्जेक्शन कर लेगी, सर ये तो वैसे ही जीत गई। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो 2 ही बार आता है, 3 और 6। और नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 4 5, तो इसको तो ज्यादा केसेस दे रहे हो, मुझे कम केसेस दे रहे हो। अब सुनने में क्या लग रहा है कि दोनों को बराबर ही दे रहा हूँ। का मल्टीपल तू ले ले, और जो 3 का मल्टीपल नहीं है वो तू ले ले, तो सुनने में कैसा लग रहा है कि दोनों को बराबरी है। लेकिन डिटेल में गए तो मल्टीपल ऑफ 3 के तो 6 में से 2 ही केसेस हैं, और नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 के कितने केसेस हैं? 4 केसेस हैं। समझ आया? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ दोनों में, बस यही इस क्वेश्चन का मेन थीम है, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। कल को 20 केसेस बन गए तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/20, 1/20, 1/20 नहीं है, सबकी डिफरेंट है। वैसे क्या होती है, जैसे 36 केस बने थे अभी थ्रोइंग टू डाई में, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/36, 1/36 थी। लेकिन इसमें मान लो 36 केस बनते हैं, 20 बनते हैं, 15 बनते हैं, तो सबकी बराबर प्रोबेबिलिटीज नहीं है। यही इस क्वेश्चन का मेन थीम है, और कुछ भी नहीं रखा इस क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो जो वारदात यहाँ गिवन है उसको एक ट्री डायग्राम से शो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे हाथ में एक डाई है। ओके, तो लेट मी ड्रॉ ए डाई। डाई समझते हो ना? दिस इज अवर डाई। ठीक है, डाई को थ्रो करेंगे हम, तो 6 केसेस होते हैं। बट यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 2 ही है। या तो मल्टीपल ऑफ 3 या नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी 6 को उसने कैटेगराइज कर दिया 2 में। तो 2 केसेस ये मेरे, एक तो है मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरा केस क्या है? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। समझ आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 3, एंड द सेकेंड केस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब फर्दर हमने इसको डिस्कस किया, तो मल्टीपल ऑफ 3 की दो केसेस में होगा। मल्टीपल ऑफ 3 किस में होगा? 2 केसेस में। या तो आ जाएगा 3, या फिर आ जाएगा 6। और नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 कितने केसेस में होगा? ये 4 केसेस में होगा। सो पहला केस क्या हो जाएगा? 1, दूसरा बोलो 2, तीसरा बोलो 4, और चौथा बोलो 5। ये तो हो गया पहला स्टेज। गेम का पहला स्टेज यहाँ पे खत्म होता है कि या तो ये होएगा या फिर ये आएगा। अब दूसरा स्टेज क्या है?
अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए तो क्या करो, फिर से डाय थ्रो करो, फिर से डाय थ्रो करो। तो यानी कि 3 आ जाएगा तो मैं फिर से डाय थ्रो करूंगा, 3 आ जाएगा तो फिर से डाय थ्रो करूंगा, और 6 आ जाएगा तो भी फिर से डाय थ्रो करूंगा। तो इसके केसेस क्या बनेंगे भाई, ऑलरेडी 3 तो आ चुका है, ऑलरेडी 3 तो आ चुका है, और फिर से डाय थ्रो कर रहा हूं तो 1 भी आ सकता है, बोलो 2 भी आ सकता है, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। बोलो समझ आया। सिमिलरली 6 पे भी मुझे फिर से डाय थ्रो करना है, तो इसके भी केसेस क्या बनेंगे, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। चलो, अगर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो क्या करना है आपको, कॉइन को टॉस करना है। तो 1 के साथ कॉइन का कॉम्बिनेशन लो, तो 1 के साथ एच भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। सिमिलरली यहां पे भी बोलो 2H, 2T, 3H, 3T, 4 कौन बोला, और 3 किसने लिखवाया, भावनाओं में बह जाओ। लय मिल जानी चाहिए बस, लय में बस। 4H 40, 5H 5T। यस, अब क्लियर है। सो काउंट द टोटल नंबर ऑफ केसेस प्लीज। काउंट अब ये बताओ, ये सैंपल स्पेस है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस है, जो अभी ट्री डायग्राम है। ये एक्चुअल सैंपल स्पेस है, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स खोल के लिखे हुए हैं। तो ये दिस इज एक्चुअली माय सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब ट्री डायग्राम ऐसा बनाना है, ऐसे इसको सैंपल्स। हाँ, ये नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए था। ये आपको हाँ, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर डाइस कैसे आएगा ना, सैंपल स्पेस के अंदर तो ओनली एलिमेंट्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है सैंपल स्पेस, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अभी तो, अब तो केवल एलिमेंट्स ही लिख रहा हूं मैं। ओके, क्या, सैंपल स्पेस में आप एक्चुअल आउटकम्स लिखते हैं। तो इस पूरी वारदात में ये 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 और 8, ये 20 आउटकम्स ही हो सकते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस में आप उसकी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखते, सैंपल स्पेस में आप क्या लिखते हैं, एक्चुअल आउटकम्स। तो जैसे कि 3 1 एक एक्चुअल आउटकम हो सकता है इस गेम का, 1H भी एक एक्चुअल आउटकम हो सकता है। तो ये जो 6 और 6 12 और ये नीचे 8, ये 20 आउटकम्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। ओके फाइन, समझ आया। तो यहां से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गए 20। अब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस 20 हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/20 है। बोलो इसका मतलब ये है क्या, भाई सबकी प्रोबेबिलिटी 1/20 है? नहीं, सबकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि सब ट्री डायग्राम से बनकर आए हैं। ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है कि मान लो कि एक आदमी के, कल बताया भी था शायद, एक आदमी के 2 बेटे, फिर 2 बेटों में से, नहीं 6 बेटे, 1 2 3 4 5 6, शुरू के 2 बेटों के 6 6 संतान, लेकिन आखिरी के 4 बेटों के 2 2 संतान। तो जिनके 2 2 संतान वो हो गए फायदे में, उनके तो 2 2 दुकानें आ गई, और उनके एक एक छोटी छोटी केबिन आई है, क्योंकि उसने 6 बच्चे पैदा कर लिए उन दोनों ने। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा। ओके, सो हाँ, सो हाँ ठीक है, आ जाओ वापस। अब डिस्कशन ये मत करो भाई, ज्यादा भाई होना भी बुरी बात है। चलो ठीक है, एनीवेज। ठीक है, तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगा। अब कैसे होगा सवाल वो है। तो मुझे बताओ, जब मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो 3 6 1 2 4 5 इन सबके चांसेस 1/6 1/6 होते हैं। विथ 3 आने के चांसेस 1/6, 6 आने के चांसेस भी 1/6, 1 आने के चांसेस भी 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। ठीक है भाई, दादाजी तो बराबर बांट के गए थे, अब बेटों ने कर दी गड़बड़ी, बेटों ने बराबर संतानें नहीं पैदा करी। ठीक है, चलो। अब देखो, ये जो है ये 6 में डिवाइड होगा, तो 1/6 को 6 में कैसे डिवाइड करेंगे, लाइक दिस। तो कितना हो गया बोलना जरा, 1/36। तो ये जो 6 हैं इनकी प्रोबेबिलिटी तो 1/36, 1/36 ईच हो जाएगी। 1/36, 1/36, 1/36। सिमिलरली इनकी भी 1/36। ओके, ये एक्सियोमेटिक अप्रोच जो चल रही है यहाँ पे, है ना। और इधर आ जाओ, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है और ये 2 में डिवाइड हो रही है। तो 1/6 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 1/12 एंड 1/12। सो ये 1/12 ईच है, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12,
1/12 एंड 1/12, फाइनली 1/12 एंड 1/12। अब इस ट्री डायग्राम में सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग लिखी गई है, लिखी गई है। इन सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। आप रफली कैलकुलेट करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि 1/36, 1/36 के 12 केसेस हैं, तो 12/36 यानी 1/3 तो ये हो गया। और 1/12, 1/12 के 8 केसेस हैं, तो 8/12 यानी कि 2/3 ये हो गया, तो मिलके 1 हो गया। तो इन सब की ये जो ब्लू कलर में प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है, 1, 2, और इन सबको जोड़ें तो ये 1 आना ही चाहिए। अब आपसे जो भी पूछे तो बस इस चीज का ख्याल रखना कि प्रोबेबिलिटी जो श्री डायग्राम में गिवन है वही लिखनी है, बाकी सारा काम वैसे ही करना है जैसे अभी तक कर रहे हैं। अब पढ़ो सवाल। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3। तो जो चाहिए उसको ई मान लें। बोलो। लेट द इवेंट्स ई एंड एफ बी, ई एंड एफ बी दैट। सो टेल मी, ई इवेंट क्या मानेंगे हम, जो हमको चाहिए, और एफ जो कंडीशन है। तो ई क्या है कि द कॉइन शोज ए टेल, द कॉइन shows a tail, and the f event is given by at least one die, at least one die shows it, one die shows a 3। ठीक है। ओके, सो ई का इवेंट स्पेस और एफ का इवेंट स्पेस जो है बनाए क्या। कॉइन शोज ए टेल, चलो बनाओ। कॉइन शोज ए टेल, तो टेल वाले केसेस काउंट करो, 4 हैं। कॉइन शोज ए टेल, ये रहे 4 केस हैं, 1T 2T 4T एंड 5T। 1T 2T 4T 5T। और एफ क्या है कि आपको कम से कम एक डाय में 3 चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 डाइज हैं। एक डाय तो हमने शुरू में फेंका था और एक बीच के गेम में फेंका था, तो दोनों में से किसी भी एक में 3 होगा तो आपका फेवरेबल केस होगा। तो ये तो सारे ले लो, इसमें एटलीस्ट एक में 3 है, और उसके अलावा एक 6,3 है, तो ये 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ओके, चलो आओ। सो इट इज लाइक 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, आगे 3,5, 3,6, और लास्ट में 6,3। अब आगे वही काम, दोनों का इंटरसेक्शन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूल्स मत बदल देना, है ना। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है क्या, तो 5 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस किस के चाहिए आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ जो कि हो जाता है 0, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ के जो कि हो जाता है 7, तो 0/7, इसका आंसर तो 0 ही आ रहा है। लास्ट में लिखेंगे द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, पूरी लाइन छाप देंगे। इज गिवन बाय, is given by probability of E on F, that is equal to probability of E intersection F divided by probability of F, एंड दैट इज इक्वल टू 0 बाय टोटल एलिमेंट्स कितने। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये कर दूं क्या, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, अभी काम खत्म नहीं हुआ है बच्चों। इधर ये कर दूं क्या, मुझे बताओ बस, इतना ही सही है क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए मैं 0 बाय टोटल आउटकम्स थे 20, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने के लिए 7 बाय टोटल आउटकम्स थे 20, 20 से 20 घट के 0/7, 0, ऐसे लिख दूं। गलत। अब आंसर 0 तो आ रहा है, वो हमारा भाग्य है कि यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ 5 निकला, लेकिन 5 नहीं निकलता और मैं ऐसे कर देता। डिवाइडेड बाय 20 करने का मतलब तो वही हो गया ना साहब, फिर ये ट्री ट्री क्यों बनाया आपने। डिवाइडेड बाय 20 करने का मतलब तो वही हो गया कि हमने सबको इक्वली लाइकली आउटकम्स मान लिए कि 20 में से 0 केसेस इसके हैं और 20 में से 7 केसेस इतने हैं। लेकिन एक्जियोमेटिक अप्रोच में ऐसे नहीं कर सकते, तो करना क्या है एक्चुअली, देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आपको करना यह है, देखो द स्क्रीन पे, ई ऑन एफ वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, राइट, और फिर नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। अब ई इंटरसेक्शन एफ की तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 आनी है, क्योंकि कोई केस ही नहीं है, कोई केस ही नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ जो सेट है वो फाइ सेट है, तो एक तरीके से यहाँ पे मुझे क्या लेना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइ लेना था, ठीक है। तो फाइ की प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी 0 यानी है, यहाँ पे एफ की प्रोबेबिलिटी लेनी थी। अब फाइ की प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है, लेकिन एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ के अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम होगा। तो एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इस ट्री में लिखी हुई है, लिखी हुई है।
बोलो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36, 1/36 ये सारी, और 6 3 की भी क्या है? 6 3 की भी 1/36। तो उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे हम, 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, इंडिविजुअल जो भी केसेस है सबकी प्रोबेबिलिटीज जुड़ेंगी। ऐसे नहीं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 प्लस 1/36। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7/36, एंड दैट इज इक्वल टू 0। और पहले हम क्या कर रहे थे? 0 डिवाइडेड बाय 7/20। तो 7/20 नहीं है एफ की प्रोबेबिलिटी भाई। एफ की प्रोबेबिलिटी 7/20 नहीं है। क्या है? 7/36। अब अंश कहेगा सर आंसर तो सेम आ रहा है। आंसर सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर जीरो बैठा है। अगर ऊपर जीरो के अलावा कुछ और बैठता तो आंसर डिफरेंट होता। समझ गए क्या? ओके। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है, फिर से सुनो, फिर से सुनिए सारे बच्चे। एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, हमने 11th क्लास में सीखी थी कि अगर अनइक्वल लाइकली आउटकम्स हो, तो आप जो भी आउटकम्स की जो भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो उसमें जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दो। जैसे इसमें 7 आउटकम्स आ रहे हैं तो सातों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और उनको जोड़ो। तो सातों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी या सारे आउटकम्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमने टी में शो कर रखी है। अब जो जो पिक होता जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ते जाओ। ऐसा कौन कहता है? एक्सियोमेटिक अप्रोच। समझ गए क्या? क्लियर है? डन। ओके, एमसीक्यूज पकड़ो और खत्म करो टॉपिक। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, बी है 0, तो ए ऑन बी चाहिए, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ये तो। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बी तो पता है, क्वेश्चन में गिवन है क्या है? 0। तो समथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th वन। इफ ए एंड बी आर इवन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लो आ गई नो, ए ऑन बी और बी ऑन ए की प्रोबेबिलिटी बराबर आ गई। बराबर आ गई तो लोड नहीं लेना, आपको तो बस वही फॉर्मूला लगाना है। इसको क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? इसको भी ए इंटरसेक्शन बी ही लिख सकते हैं ना, बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, लेकिन नीचे फाइन। तो इससे ये खत्म। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो क्या आ गया? 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। व्हेन आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस आई विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर इक्वल हैं तो मुझे बताओ ए बराबर भी हो जाएगा? ऐसे काट दो ना, पी से पी। वो तो काट रहा है ना तो। देखो ए और बी इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं। तो दो घटनाओं की संभावना बराबर है तो इसका मतलब घटना भी बराबर है। घटना तो अलग अलग होगी ना भैया, उसके अंदर इवेंट एलिमेंट्स तो अलग हो सकते हैं ना। जैसे मैंने कहा, सपोज करो हेड और दो कॉइन्स को थ्रो करता हूं तो दोनों हेड्स आने के चांसेस 1/4। सुनना ध्यान से, दोनों हेड्स आने के चांसेस 1/4, दोनों टेल्स आने के चांसेस भी 1/4। तो इवेंट्स दो हैं, दो हेड्स आना दो टेल्स आना, दो अलग अलग इवेंट्स हैं, लेकिन संभावनाएं दोनों की बराबर 1/4 1/4 आ रही है। ठीक है। तो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होने का कतई मतलब ये नहीं कि इवेंट्स भी इक्वल है, क्योंकि ऐसा क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं पता है? क्योंकि भाई साहब ए इक्वल टू बी भी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन को देख के टिक मार्क मत कर देना, डी ऑप्शन ही टिक होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही टिक होगा, यानी ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, ना कि बी। ठीक है, क्लियर? चलो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और कोई क्वेरी और कोई डाउट और कुछ चर्चा करनी हो तो कर सकते हो। नहीं तो हम क्लास वाइंड अप करके कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। नो डाउट्स? चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।